क्योंकि मैं BHU का प्रेसिडेंट रह चुका था, तो मुझे ऑल इंडिया NSUI का जनरल सेक्रेटरी उस समय बना दिया गया। उसके बाद मैं यूथ विंग का प्रेसिडेंट बन गया यूपी का। हमारे 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। बड़े लड़के इस्लाम कानून के साथ छोटे हैं, वो इस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। अच्छा अच्छा। 83 सीटें कांग्रेस की, VP सिंह से वेरी डिफरेंस है। और वो 91 का इलेक्शन हुआ, उसमें राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया। वो इतना क्रिटिकल पॉइंट था कि वहाँ से पूरी राजनीति ने जो टर्न लिया वो फिर कभी हमारे फेवर में नहीं गई है। सबसे खतरनाक आधा से छोटा, जवाहरलाल नेहरू को जो भारत मिला था वो भारत भाजपा के लोगों को मिलता तो वापस कर देते कि धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण। आप जिस गोरखपुर के सांसद रहे, उसी गोरखपुर के आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। सन्यासी को तो किसी भी, यहाँ तक कि भगवान ने तो गीता में यहाँ तक कर दिया, संकल्प रहित होना चाहिए। जो राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, युवा नेतृत्व, ये कितना कारगर साबित होगा 2024 में? देखिए, तो आने वाला समय बताएगा। अभी भाजपा की वर्तमान गतिविधियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं। जिस जनता के दिमाग में चला गया कि ज़्यादा इफेक्टिव तो वही है जो गरिया करके और डंडा का डर दिखा करके काम करा रहा है। तो लोगों को लगा कि ज़्यादा इफेक्टिव ही होगा, इसी को चुनो, काम तो इससे होगा। तो ब्यूरोक्रेसी को अगर सुधार दिया जाए तो अब राजनीति का प्राधिकरण जो है, देखिए अब ये बहुत बड़ा विशेष सर्किल बन गया। शुरुआती स्टेज में नकल किया 6-7-8 लोग, वो जो उन्होंने पढ़ाया और सत्य के बारे में बताया, उसी दिन मैंने संकल्प किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हमारे साथ हरकेश बहादुर जी हैं। ये माना जाता है कि जो नेतृत्व करता होता है वो परिस्थितियों के आगे कभी घुटने नहीं टेकता है। वो लगातार परिस्थितियों और चुनौती से लगातार वो लड़ता रहता है और जीवन संघर्ष और विश्व संग्राम में अपने आप को स्थिर करके परिवार का, अपने परिजन का सुपोषण और मंगल करते हुए संपूर्ण विश्व, समाज और राष्ट्र के सेवा परिचर्या की संकल्पना अपने अंदर धारित करता है और उसके बाद अपने श्रेष्ठ सुकर्मों की धर्मस्थली पर स्थापित होकर के वह संपूर्ण दुनिया को सदुपदेश और दिव्य संदेश देता रहता है। हरकेश जी का जो नाम ही उनका परिचय है, तो मैं बातचीत आरंभ करता हूं और इस बातचीत के ही दौरान सारी चीज़ें आपके समक्ष आएंगी। तो हरकेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपका जो जन्म स्थान है, आपके माता पिता जो हैं, उनके बारे में ज़रा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, मैं बेसिकली आप कह सकते हैं किसान परिवार से संबंध करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पिताजी भी, और हमारे वहाँ कोई काम था नहीं, खेती बाड़ी का ही काम हुआ जाता। अच्छा। तो हम लोग सब उसी परिवार से हैं। पिताजी अब हमारे, क्या नाम पिताजी? श्री राजनारायण सिंह जी। अच्छा। माता जी भी नहीं है, उनका नाम श्रीमती जयराज। हमारा पूरा मतलब जो पढ़ाई लिखाई का जो कार्यक्रम रहा, एक तो मैं गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। गांव आपका कौन सा? यहाँ पीपीगंज रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर पश्चिम है बढ़िया चौक। अच्छा, बढ़िया चौक हमारा गांव है, और चौक के गोरखनाथ मंदिर का गांव है। दोनों मिल के बढ़िया चौक कहलाता है। पोस्ट ऑफिस का नाम बढ़िया चौक। अच्छा अच्छा अच्छा। पोस्ट ऑफिस हमारे गाँव पर ही था। तो वो वहाँ पर तो हमारे परिवार के लोग और दूसरे कई जो सबकी अपनी खेती बाड़ी का कार्यक्रम बिल्कुल बिल्कुल होता था। तो दर्जा 5 तक तो मैं गाँव में ही पढ़ा। उस समय पढ़ाई लिखाई की जैसी सुविधाएँ थी हम करते ही, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ही हम लोगों का जन्म हुआ था तुरंत। बिल्कुल 1948 की जनवरी का मेरा जन्म। अच्छा अच्छा। मैं दर्जा 6 में पढ़ने के लिए यहाँ पर आ गया, गोरखपुर शहर में DV इंटर कॉलेज में। अच्छा अच्छा। पर मैं 12th तक पढ़ा। अच्छा, 12th तक। 12th तक पढ़ने के बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चला गया और केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन हुआ। वहीं से मैं 5 इयर्स डिग्री कोर्स और 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन केमिकल में। अच्छा। तो वही मेरी पढ़ाई वहाँ पर से। तो वहाँ से आपने M.Tech यानी BHU से आपने किया? हाँ। अच्छा, ये किस सन में आप कंप्लीट किए थे? हम इसको मतलब 73 में तो हम
मतलब एमटेक का कोर्स का सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। मैं जो फाइनल ईयर में था तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूनियन का प्रेसिडेंट भी चुन लिया गया था। हमारी ज्वाइंट फैमिली थी। अच्छा हमारे बाबा लोग जो ग्रैंड फादर थे, अच्छा, वो लोग 4 थे। तो हमारे बाबा जी थे वो तो सबसे छोटे थे, स्वर्गीय श्री भूप नारायण सिंह जी नाम था। अच्छा। तो पिताजी कै भाई थे? पिताजी अकेले थे क्या? 2 भाई थे वो। अच्छा, पिताजी 2 लेकिन वो 2 भाई क्या, वो लोग कुल 5 भाई थे। बाबा जी मतलब पूरा संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार था। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे पिताजी भी सबसे छोटे थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हमारे वहाँ कोई एक आदमी, हमारे वहाँ का सिस्टम जो परिवार का था वो बिल्कुल आज का जो सिस्टम है, अच्छा, जो इंडियन सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है। वो अच्छा, वो एक डिफरेंट टाइप की डेमोक्रेसी। उसमें जो सबसे बड़े चाचा जी हमारे थे, अच्छा, वो घर के असली मालिक वही उनको कर वही थे। जैसे हमारे वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समझे? उनसे जो छोटे थे वो जो हैं, अच्छा, उनको हम लोग मानते हैं, जैसे मैं मानता हूँ कोई जैसे वाइस प्रेसिडेंट थे। और जो उनसे छोटे थे वो हमारे सगी चाचा जी थे, दिलीप नारायण सिंह जी। अच्छा, उनको वही एक्चुअली काम सारा संभालते थे, वो प्रधानमंत्री के रूप में समझ। अच्छा, वो जो वो कहते थे वही सबको करना रहता अच्छा था। वो करते क्या थे कि अगर कोई फैसला उन्होंने लिया घर के लिए, कोई वही बात करने का, तो वो बड़े वाले जो सबसे बड़े वाले थे जिन्हें हम घर का अच्छा अच्छा अच्छा, बड़का मालिक कहलाते हुए, हाँ 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 बिल्कुल। तो उनसे जाकर पूछ लेते थे। दादा कहते थे लोग भाई लोगों को कि दादा ये काम करना है, हम सोच रहे हैं इसको किया जाए। वो कहे हाँ अगर तुम ठीक समझौता कर सके था बस। उसके बाद उस परिवार में कोई आदमी, मतलब अनुमोदन राष्ट्रपति का ले लेते ठप्पा लग जाता था। लग गई और लगी जाती थी। अच्छा, कहते हैं, यहाँ पर पाई जाती है हाँ। और 10 हो ही जाता है। शायद कभी किसी बात पर वो कहें कि ऐसे नहीं है, ऐसे करो। अच्छा। तो उसको मान भी लेते थे कई बार। तो आपका पिताजी किसान थे? हाँ किसान, कहीं सेवा में नहीं थे? अच्छा, तो कोई आप इसमें से सेवा में नहीं था, सब आपकी माता जी भी गृहिणी थी? अच्छा, आप कितने भाई और बहन हैं? मैं अकेले भाई ले रही था। अच्छा, एक बहन है आपकी। अच्छा, 1973 में 74 में आपको डिग्री मिल गई, एमटेक हो गए। तो मैं उसके बाद रिसर्च करना चाहता था, लेकिन उसी समय मुझको, क्योंकि मैं BHU का प्रेसिडेंट रह चुका था, तो मुझे ऑल इंडिया NSUI का जनरल सेक्रेटरी उस समय बना दिया गया था ना। नेशनल रेजिडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया उसका नाम था। अच्छा अच्छा, वो कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था। तो जो ही मेरा एमटेक वाला वो रिजल्ट आया, उसी समय साइमल्टेनियसली या उसके कुछ दिन पहले ही अच्छा अच्छा, हमको यूपी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो मेरा जो ये प्लान था कि मैं चल के रिसर्च करूँ, वो काम मेरा मुझे छूट गया। फिर तो मतलब आप छात्र संघ की राजनीति में आए और उसके बाद पार्टी ने आपको अपने छात्र विंग से जोड़ लिया? छोड़ लिया। उसके बाद मैं यूथ विंग का प्रेसिडेंट बन गया यूपी का। अच्छा, फिर वहाँ से कंप्लीट डाइवर्जन हो गया, फिर मैं राजनीति की तरफ चला गया। अच्छा, तो आपकी पत्नी सेवा में है या गृहिणी है? नहीं, वो भी सेवा में नहीं, वो भी गृहिणी। क्या नाम है उनका? मीरा। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके बच्चे? हमारे 2 लड़के हैं और एक लड़की है। अच्छा, बड़े लड़के इस समय एक मल्टीनेशनल कंपनी के यहाँ पर पहले CEO थे, इस समय भी वो हांगकांग में ही हैं। अच्छा अच्छा, तो बड़े लड़के हांगकांग में हैं। और उनसे जो छोटे हैं वो इस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। अच्छा अच्छा, उनका क्या नाम है? विवेक सिंह। अच्छा, विवेक सिंह। और बड़े लड़के का क्या नाम है? सिद्धार्थ। अच्छा, सिद्धार्थ सिंह। तो ये है आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है। मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे। इंदिरा जी से मेरे अच्छे संबंध थे, सब कुछ था, सब अच्छा, लेकिन उसी बीच जब संजय गांधी का इमरजेंसी हुआ, अच्छा, तो संजय गांधी की कार्यप्रणाली से मुझे लगा कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं। तो उसका नतीजा हुआ कि मुझे यूथ कांग्रेस से फिर अलग किया। वो 1974-75। अच्छा, 74-75 में। तो कमलापति त्रिपाठी को जोड़ने के बाद बबुआ चीफ मिनिस्टर बने थे। बबुआ जी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग था, बहुत कम्युनिकेटिव थे वो, और उनकी पॉलिटिकल समझ बड़ी स्ट्रांग थी। तो उनको बहुत सारे नेता अपने लिए खतरा भी समझते थे, बगुड़ा जी को। बबुआ। अच्छा, अब वो स्थिति यहाँ तक लोगों ने पहुँचा दी कि कुछ दिन के बाद इंदिरा जी को भी लगने लगा कि कहीं हमारी भी खतरा बने। कुछ इस तरह का माहौल बना और ये बातें चर्चा में। उसी में एक उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक मीटिंग हुई। वहाँ पर
रशियन एम्बेसडर ने उस मीटिंग में बहुना जी की ज़्यादा तारीफ की। तो वो अच्छा। बात कुछ लोगों ने और जाकर के इंदिरा जी को समझाया कि ये तो इंटरनेशनल लीडर हो रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें आएंगी। अच्छा अच्छा इंदिरा जी को परेशानी कुछ महसूस हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन बहुना जी को बाद में इस्तीफा दे दिया। अच्छा तो लोगों ने, चूँकि बहुना जी चीफ मिनिस्टर थे और इंदिरा जी का भी इंस्ट्रक्शन था कि जो भी चीफ मिनिस्टर हो उसको यूथ विंग और स्टेट विंग उसके साथ काम करें, उसको सपोर्ट करें, उसका विरोध न करें। अच्छा अच्छा तो मुझको लोगों ने हम लोग ऐसा ही किए। और जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन उस समय चल रहा था, तो जयप्रकाश जी कई जगह उन्होंने काफ़ी बड़ा बड़ा आंदोलन भी किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब वो भाषण करने आए तो बहुना जी ने स्पेसिफिकली ये किया कि उन्होंने कहा कि जेपी का विरोध करके, उनको काला झंडा दिखा के उनको इरिटेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। शांति से आ रहे हैं, अपनी पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में मीटिंग करेंगे, चले जाएंगे। जब जेपी का यहाँ कोई विरोध कांग्रेस ने नहीं किया तो जेपी ने पब्लिकली बोल दिया कि यहाँ पर बहुना का प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो लोगों ने इंटरप्रिटेशन करने वाले, आप जानते हैं राजनीति में चूड़ थोड़ी कितनी होती है कि देखिए साहब, जो जेपी आपके खिलाफ इतना कर रहे हैं वो बहुना को सर्टिफिकेट। और उन्होंने कहा कि इनके मिनिस्ट्री में 3-4 कुछ नाम उन्होंने दिए, ये गलत लोग हैं, अगर इनको हटा दें कि ये सरकार ठीक काम कर रही है। अच्छा 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 अब वो अच्छा पब्लिक मीटिंग में बोल देना जेपी का, ये बहुना जी के लिए और भाई। तो एक के बाद दूसरा, उधर सोवियत एम्बेसडर बोल रहा है, उधर जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं, सारे लोग, बस वो मामला ही बिगड़ गया। फिर बहुना जी को इस्तीफा देना पड़ा। उसके 1 महीने के बाद संजय गांधी ने ये समझ कर कि मैं शायद उनके साथ नहीं काम करूँगा, कोई स्पीच वगैरह होगी तो मैं बहुना जी का सपोर्ट करूँगा, ऐसा करके उन्होंने मुझसे बुलाया बात करने के लिए। मैं बात करने गया, मैंने उनसे बताया कि इसमें उन्होंने हमसे कहा, बड़े पोलाइटली, कायदे से कहा, जबकि संजय गांधी कई माने बड़ा रेस माने जाते थे, हमसे अच्छा अच्छा बात किया, इसलिए हमें बात में कोई बड़ी नहीं है। उन्होंने बहुत साफ कहा। मैं मुझसे कहा उन्होंने कि देखिए आपका बड़ा विरोध है, मुझे अभी भी याद है उसे, देखिए आपका बड़ा विरोध है, अभी आप स्टेप डाउन करिए, बाद में आपको काम दिया जाएगा। एग्जैक्टली यही सेंटेंस था। मैं भी यंग आदमी था, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, कोट पैंट पहना हुआ था और मैं इस्तीफा देने के लिए एकदम तैयार बैठा। मैं जानता था कि कोई ऐसी स्थिति आएगी तो तुरंत इस्तीफा दे दूँगा, मैं कभी नहीं कहूँगा मुझे अच्छा किया जाए। तो मैं कागज़ और कलम मेरी पकड़, पेन और पेपर, अपना वो जो मीटर था तो रखा हुआ था कोर्ट में। तो जो ही उन्होंने कहा कि आपका बड़ा विरोध है, अभी आप स्टेप डाउन कर जाइए, बाद में आपको काम दिया जाएगा। मुझे लगा मेरी नौकरी लगा रहे हैं, बस एकदम मैंने कहा कि ठीक है, मैं अभी इस्तीफा दे देता हूँ, आपको दे दूँ। ऐसे किया कलम के लिए और कागज के लिए। तो कहा नहीं, मुझे नहीं, प्रेसिडेंट को कुछ अमेरिका स्वयं प्रेसिडेंट हो गए। अच्छा 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 मैं रात में 9 बजे करीब घर जाकर करीब उन्होंने हमें मना किया कि तुम ऐसा मत करो। मैंने कहा नहीं, जब मैंने वहाँ प्रॉमिस कर दिया है तो मुझे नहीं करना चाहिए। छोटे से कागज पर भी मेरे साथ 2 और सीनियर लीडर थे, एक बाबा मिश्रा थे, एक अशोक भट्टाचार्य थे, वो मुझे सपोर्ट करते थे, ये कांग्रेस के सीनियर थे। तो वहाँ से आप बहुगुणा जी के साथ हो लिए आप? फिर बहुगुणा जी के साथ ही, बहुगुणा जी जब कांग्रेस से, वही बात है। तो उन्होंने अपनी कोई पार्टी बनाया अपना? 77 में बहुगुणा जी कांग्रेस से अलग हो गए इमरजेंसी के बाद। अच्छा। जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो बहुगुणा जी, जगजीवन राम, राजमंगल पांडे और कुछ वो नंदिनी सरस्वती वगैरह सब लोग, कुछ लीडर्स अलग उन्हीं के साथ मैरिज किया। अच्छा। तो उस समय बाद में दमकिपा उन्होंने बनाया था ना दलित में? वो तो बाद में। अच्छा अच्छा। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनी, CFD। अच्छा। CFD बाद में सारी पार्टियों के नेता सब छोड़े गए, सारी पार्टियां मिल करके फिर जनता पार्टी बनी। एक लंबा इतिहास है उसका, अच्छा अच्छा। जरूर जानते ही। उसी में CFD का भी मर्जर हुआ। अच्छा अच्छा। सब लोग चुनाव लड़े जनता पार्टी के टिकट पर, अच्छा तो अच्छा। जनता पार्टी भी रिकॉग्नाइज नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रिकॉग्नाइज किया, तो लोक दल के टिकट पर सब लोग लड़े। अच्छा। लोक दल था चौधरी चरण सिंह का, कंधे पर हल लिए किसान। बिल्कुल। ये था। तो ये 1977 में इस पर चुनाव लड़ा गया। चुनाव यहाँ से लड़े थे।
तो आप जो है, आप तो सांसद थे तो 77 में हम भी चुने गए थे लोकसभा के लिए, गोरखपुर शहर से। गोरखपुर शहर से। अच्छा। लेकिन अच्छा, वो पार्टी बहुत दिन चली थी। लोक दल के आप सांसद हुए थे पहली बार मैंने लोक दल कही, बाद में जनता पार्टी बन गई थी। जनता 1977 में। अच्छा, लोक दल के टिकट पर सब लोग चुनाव लड़े थे पूरे देश में। तो कितने दिन का कार्यकाल था 1977 में जो जनता पार्टी आई थी? कुल मिला करके 2.5 साल ही चला होगा, 2 साल 5 महीने के करीब। अच्छा। मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर बने, वही एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ब्राइट आदमी थे वो कि आजकल उनकी तुलना किसी नेता से आप नहीं कर सकते। अच्छा, मोरारजी। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को तो छोड़ दिए, वो सब तो थे ही बड़े लोग। मैं मोरारजी भाई की तुलना किसी नेता से नहीं करने की स्थिति है। जनता पार्टी के टूटने के बाद जो बिखराव पैदा हुआ, फिर इंदिरा जी बहुगुणा जी के घर गए, संजय गांधी गए, इंदिरा जी ने उनको कहा कि आप हमारी पार्टी में आइए, इस कांग्रेस के आप क्यों बाहर। फिर कांग्रेस के साथ हम बहुगुणा जी के साथ ही रहे, हम लोग पुराने कांग्रेसी थे भी, कांग्रेस में गए, कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़े, फिर दोबारा। अच्छा। लेकिन ये यात्रा जो है राजनीति की हमारी बहुत उथल पुथल थी। तो दोबारा आप सांसद किस सन में चुने गए? 80 में जो चुनाव हुआ था ना। अच्छा अच्छा, 77 के बाद जो 80 में हुआ था, 1980 में। अच्छा अच्छा। गए तो वो तो कार्यकाल क्योंकि इंदिरा जी थी प्राइम मिनिस्टर, तो चला 5 साल। अच्छा। उसके बाद वो इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया, राजीव गांधी बने प्राइम मिनिस्टर। 80 से 84 तक, इसका मतलब आप गोरखपुर शहर से सांसद थे? सांसद थे। तो अच्छा। एक तरह से 2 टर्म थे, लेकिन वो 2 टर्म में एक टर्म कंप्लीट नहीं चला था। 77 वाला मोरारजी देसाई के कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाया था। तो कार्यकाल पूरा ही नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। तो 2 बार यहाँ से इलेक्शन हुए। और उसके बाद की राजनीति बहुत बदल गई, राजनीति का सिर बहुत बदल गया। राजनीति में वे एलिमेंट ज़्यादा आ गए जो समझने की बात है, जिन एलिमेंट्स को राजनीति से अलग रखने की कोशिश होती थी। अच्छा। वो था कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन एंड क्राइम। कि मोरारजी भाई की मिनिस्ट्री तक मैं कह सकता हूँ, इंदिरा जी की मिनिस्ट्री बाद में बनी हुई थी, बिल्कुल कोई अपराधी छवि का मेरी जानकारी में किसी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर नहीं हुआ था। अच्छा। और कभी ऐसे लोगों को टिकट तक नहीं मिलता पार्टी में, ये स्थिति। लेकिन राजनीति के में जो उसका जो कैरेक्टर है, बेसिक उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो अवमूल्यन हुआ है, जो एलिवेशन हुआ है, वो एक बड़ा खतरनाक मोड़ पर पहुँच गया। आज देखिए ADR की रिपोर्ट है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो बना है, वो का उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आज की सरकार में 42% ऐसे लोग मिनिस्टर हैं। जब वो रिपोर्ट आई थी 10 साल पहले की रिपोर्ट, 1.5 साल हुआ था, उसमें बताया कि 42% ऐसे लोग मिनिस्टर हैं जिनका कि आपराधिक रिकॉर्ड है। 84 में जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, तो उसके बाद जो माहौल बना राजीव जी के टाइम में, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी वाइप आउट हो गई यूपी से। 85 सीटें थी क्योंकि उत्तराखंड बना नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। 83 सीटें कांग्रेस की और सब लोग हार गए। केवल 2 लोग जीते, एक चौधरी चरण सिंह जी जीते और एक बहुगुणा जी के ही साथ थे। उनको लोग प्यारे मियाँ कहा करते थे, एटा के रहने वाले थे, महफूज अली खान ऐसे कुछ उनका नाम था। अच्छा अच्छा। 2 MP जीते यूपी से, सब लोग हार गए, सब कांग्रेस की सीटें मिली। इसीलिए राजीव जी को उस समय 400 से ज़्यादा सीटें मिली, उतना ज़्यादा सीट कभी किसी को नहीं मिली। तो जब बहुगुणा जी की डेथ हो गई, अच्छा, उस समय मैं जनता पार्टी का, उसी समय मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाया गया जनता पार्टी का। जनता पार्टी क्योंकि अपोजिशन में ही मैं था, तो उस समय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी बना और रहा। उसके बाद वो जनता पार्टी जनता दल में कन्वर्ट हो गई VP सिंह के साथ। तो VP सिंह बने। VP सिंह से मेरे डिफरेंस है। अच्छा अच्छा। क्योंकि VP सिंह भी कांग्रेस से निकले थे और कांग्रेस से कुछ ऐसे लोगों को लाए थे जो कांग्रेस में बहुत कंट्रोवर्शियल थे और उन्हीं को ला के वो स्थापित करने लगे। उसमें सबका नाम क्या है, बहुत से लोग नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी के खिलाफ कोई माइलेज नहीं रखता हूँ, लेकिन वो इतने कंट्रोवर्शियल लोग थे कि उस पर मैंने विरोध कर दिया। वो विरोध थोड़ा लंबा हो। मैंने कहा कि अपोजिशन में जो लोग इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, सबको मतलब सबको इग्नोर करके, और जिन लोगों के ऊपर पहले से दाग रहे, जिनकी वजह से राजीव गांधी की बदनामी हो रही थी,
उनको आप वापस लेकर आए और उन्हीं को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। लेकिन हमें वो पार्टी से अलग हो जाना पड़ा और हम फिर राजीव गांधी के साथ आए 89 तब से फिर मैं कांग्रेस में ही हूँ। तो राजीव उस समय संगठन में आप को कोई पद मिला? तत्काल तो कोई पद नहीं मिला, लेकिन हमको उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट काम जरूर सौंप करते थे। वो कुछ दिनों के बाद वो इलेक्शन होने वाला था 91 में, तो 90 में राजीव गांधी ने मुझे पर भरोसा बहुत किया, ट्रस्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम दे दिया, कुछ पार्टियों के साथ नेगोशिएशन वगैरह का, और हमें उन्होंने प्रॉमिस किया राज्यसभा के लिए। अच्छा। और हमसे पूछे कि आप चुनाव लड़ोगे तो तुमको चुनाव का टिकट दे दें, और चुनाव न लड़ो, ये काम जो कर रहे हो वो करो, तो फिर राज्यसभा में आएंगे। तो हमने कहा आप मुझे जो कहेंगे वो मैं करूँगा। मैंने सीखा। राजीव गांधी का व्यवहार बहुत ही बढ़िया था। अच्छा। और जो एक्सीलेंट मैन, बहुत जेंटलमैन जिसे आप कह सकते हैं, परफेक्ट जेंटलमैन। तो उन्होंने, और उनकी बातें भी मैंने काफ़ी प्रभावशाली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी प्रॉमिस को जब उन्होंने कहा, अब उन्हीं पर छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि ये काम जो कर रहे बड़ा है, इसमें 207 सीटों पर निगोसिएशन था, तो काजीराम की पार्टी से निगोशिएट करना था, कुछ और कंसिडरेशन उसमें थे। तो उन्होंने कहा कि ये काम तो बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि जो तो इस काम को करो, राज्यसभा के लिए प्रॉमिस करवा दिया। ठीक है, जैसा सीपी कहेंगे, सीपी का सही करेंगे, उन्होंने वही किया। अब वो 91 का इलेक्शन हुआ, उसमें राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। वो इतना क्रिटिकल पॉइंट था कि वहाँ से पूरी राजनीति ने जो टर्न लिया, वो फिर कभी हमारे फेवर में नहीं गई है। नरसिम्हा राव जी ने किसी से कहा, उसने हमें रिपोर्ट किया, हमारी तो तारीफ करते थे, लेकिन एक बड़ा क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन उनका था। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, जब क्योंकि बहुत पॉलिटिकल सूझबूझ में तो बहुत आगे थे वो नरसिंह राव जी। उनका मतलब इन सब चीज़ों में बहुत मैच्योर, बड़े पढ़े लिखे, कई भाषाओं के तो जानता, और देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर खड़ा बाद में उन्होंने ही किया, क्योंकि सोना वोना तो गिरवी चला गया था। तो नरसिम्हा राव की अपनी क्वालिटी मेरिट को तो हम समझते हैं कि था, लेकिन पॉलिटिकली उनका डिसीजन जो हुआ हमारे फेवर में नहीं हो पाया। उन्होंने किसी से एक बड़ा क्रिटिकल रिमार्क किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि जब कोई क्राइसिस आती है तो हर आदमी अपनी रूट की तरफ बैक हो जाता है। क्या? अच्छा। कोई क्राइसिस आती है तो हर आदमी अपने रूट की तरफ बैक हो जाता है। यानी हमारा रूट वो राजीव गांधी की तरफ समझ रहे हैं, और उधर अगर बैक हुआ तो ये भी हमारे बात तो निकल जाएंगे। आप समझे? अच्छा, और हमको 3 या 4 आदमियों ने एक ही बात कही जो कि एक जगह से कनेक्टेड नहीं थी। उसमें तो बहुत एक इंटरनेशनली नोन एक व्यक्ति थे जो भारत में कम रहते हैं, स्वामी जी ने, और वो लोगों से सबसे मिलते थे। उनका कुछ एज भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेहरू जी से भी मिलते थे, और नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिलते थे, पता नहीं नरेंद्र मोदी से मिलते हैं मुझे, मैं मानता हूँ कि मेरी काफ़ी दिलचस्पी सी बात आती। उन्होंने जो बात मुझे कही, यही बात मुझे 2 नेताओं ने और एक पत्रकार ने कहा। अच्छा। क्योंकि चारों लोग, 4 जगह के लोग 4 टाइम में सेम बात कही। नरसिम्हा राव जी से मेरे बारे में कुछ बात किया ही, एक ही बात सबसे कहा उन्होंने। इन्होंने मैं हरकेश को जानता हूँ, वो भला लड़का है, लेकिन आज की राजनीति की समस्या ये है कि राजनीति में आजकल जो करना पड़ता है वो भले लोग कर नहीं पाते। फिर भी मैं उनके लिए कुछ सोच रहा हूँ। ऐसा सेम थिंग वॉज रिपीटेड बाई एवरीबॉडी। तो हम समझ गए कि ये जो बात हमको किसी एक ने बताई है वो सही ही कहा है, क्योंकि इनको कहाँ पता था कि ये बात इनसे भी कही गई। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो नरसिम्हा राव जी के टाइम में कोई काम नहीं मिला। बाद में सोनिया जी आई। सोनिया जी को अलग टाइप के, क्योंकि उनका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड था, उनको अलग लोग इनके एडवाइजर मिले। बिल्कुल। वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में तमाम उल्टा सीधा काम शुरू किया, उसी में पार्टी ही पूरी चौपट डिस्टर्ब हो गए ताकि जो पार्टी की जो गति हुई है मतलब अब एक अजीब सी स्थिति है। एक बार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से मैं निकल रहा था,
तब तक मुझको एक BBC के पुराने पत्रकार सतीश जैकब, शायद नाम सुने होंगे, हाँ, बिल्कुल, वो मिल गए मुझे। उनकी उम्र हमसे कम से कम 7-8 साल बड़े मिल गए, तो हमारा उनका परिचय पहले से था, तो नमस्कार वगैरह हुआ, बातचीत हो गई। फिर कांग्रेस की कुछ बात आ गई, कांग्रेस की बात हुई, तो मैंने उनसे जो कांग्रेस पर टिप्पणी की तो उस पर एकदम से बोले कि देयर आर 2 पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिबेट ऑफ कांग्रेस। पर मैंने कहा कौन, एक उन्होंने नटूराज जी का नाम दिया, एक सुनील का नाम। अच्छा, उन्होंने साथ हम भी एग्री कर, तो सही है, इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो उसके बाद तो कांग्रेस बिल्कुल जो है उस आज की हालत में है। आज के तो ये दौर जो शुरू हुआ, मिनिस्टर हैं, देश में उन्हें बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन मैं उनकी पूरी मेरिट और उनका जो पूरी कार्यप्रणाली है सबको, हम लोग क्योंकि राजनीति के लोग हैं, राजनीतिक ढंग से उसकी समीक्षा करते हैं, हम पाते हैं कि बहुत ही सब स्टैंडर्ड है, वो अप टू द मार्क नहीं। आज तक किसी प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप नहीं लगा, जवाहरलाल और शास्त्री, मोरारजी देसाई और उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चरण सिंह और तमाम और लोगों की, मैं किसी की भी प्राइम मिनिस्टर, वो लोग तो बड़े लोग थे, उन लोगों की तो बात तो सब लोग सही मानते ही थे। ये पहले प्रधानमंत्री जिनके बारे में कई बार लोगों ने बार बार कहा कि सच नहीं बोल रहे, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा कभी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आरोप नहीं लगता। प्रधानमंत्री वाले सैकड़ों करोड़ लोगों के आप नेता हैं, आपके मुंह से तो जो बात निकलती है वो बेदवाक की तरह होनी चाहिए। अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में जो इन्होंने एफिडेविट सारे दिए हैं, MLA के चुनाव लड़ने से लेकर तो उसी सबको वेरीफाई कर लीजिए, तो देखिए कहाँ सच क्या गलत है, उसी से सब पता चल जाएगा। वो चाय वाय बेचने वाली बात लोग कहते उस समय वो स्टेशन नहीं था वहाँ पर, अब क्या सही हो सब आप लोग वेरीफाई करिए। बहुत सारी बातें हैं, आधा सबसे खतरनाक आधा सच होता है। जब कोई सच का कोई एलिमेंट हो और उसमें आप झूठ को और लपेट दीजिए और बता दीजिए तो सच वाला तो रहता ही है, उसी के बाद सब लोग विश्वास कर लेते हैं और ज़्यादा खतरनाक कन्फ्यूजन होता है। तो और सत्य का बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं। एक आपको मैं बताऊँ, एक मिस्टर मुकुंद विष्णु मावलंकर, वो IIT कानपुर के ग्रेजुएट हैं, वो 48-50 साल पहले वहाँ से किए, हम उनको जानते नहीं थे। हम लोग जब पढ़ते थे उसी समय वो भी पढ़ते रहे होंगे IIT कानपुर में, हम IIT BHU में थे। प्रधानमंत्री ने IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भाषण करते हुए कहा कि भारत की आज़ादी के बाद 25 वर्षों तक विकास का कोई काम नहीं हुआ। ये अच्छा। बात वहाँ बच्चों के सामने बोल रहे हैं, कन्वोकेशन एड्रेस में हम ना पढ़ें, वो लेटर पढ़ेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी बात को उन्होंने थीम बना के उनको चिट्ठी लिखी फ्रेंड्स। तो ये बात उन्होंने बोली, जबकि सारा विकास का काम उसी 25 साल में। जवाहरलाल नेहरू का विजन तो इतना विशाल था, उसी समय उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन तक की स्थापना की, HJ भाभा को बुला कर, होमी जहांगीर भाभा। आज ट्रामे का जो भाभा से एटॉमिक रिसर्च सेंटर सब नेहरू का ही क्रिएट किया हुआ। तो आज तो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जा रहा है नेहरू जी को। स्पेस रिसर्च का काम शुरू किया, तमाम स्टील प्लांट बनाए, पेट्रोल रिफाइनरी बनाई। इसी 25 साल में इंदिरा गांधी तक का 72 तक का टाइम आता है, 47 से 72 तक 25 साल में। इवन हरित क्रांति उसी पीरियड में हुई। देश खाद्यान्न, जबकि पहले आपके पास खाद्यान्न ही नहीं था, लोग भूखमरी से मर जाते थे। सारे बड़े बड़े डैम बनाए गए, नहरें निकाली गई, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की गई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई, जहाँ से एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर बनाई गई, IITs बनाए गए, IIM बनाए गए, तमाम इंडस्ट्रीज बनाई गई। ये सब रेलवे के, आज रेल के इंजन के कारखाने यहीं पर हैं, रेल कोच फैक्ट्रीज जहाँ पर ये वंदे भारत की ट्रेनें बन रही हैं सारी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब, ये सारे लोग वही सब करने वाले लोग हैं। जितनी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बनी, बहुत सारी चीज़ें बनी, लेकिन एकदम से सीधे ये कह देना कि 25 साल कोई, अरे उसी विकास के काम का तो नतीजा है कि आज तुमको भरा हुआ खजाना मिल गया है, जो कि दिखावे का काम करने के लिए कि वंदे भारत चला रहा हूँ, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा हूँ, उसका उद्घाटन कर रहा हूँ, यही आपका विकास है। इस विकास का सारा फाउंडेशन को देने का काम, इसको सपोर्ट देने का काम, इसके लिए फाइनेंस जुटाने का काम, तो बड़े बड़े लोगों ने पहले से हजारों इंडस्ट्रीज खड़ा करके, करोड़ों को जॉब दे करके सब कुछ उन्होंने कर डाला। उनकी सोच तो यहाँ तक थी कि एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च, रॉकेट टेक्नोलॉजी सब कुछ कर डाला।
1974 में पहला एटम बम का तो एक्सप्लोजन इंडिया जी नहीं किया पोखरण में, बिल्कुल। उसको भी कोई नहीं बोलता है। बताते हैं वाजपेयी जी को तो एडवांस वाला मिला जो नरसिम्हा राव को करना था, लेकिन अमेरिका ने उसी समय उसको पकड़ लिया अपने सैटेलाइट से और कह दिया कि अगर आपका एक्सप्लोजन हुआ तो हम आपको पूरा सैंक्शन लगा देंगे। इंडिया की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि उस समय सोना वोना गिरवी रखा गया था ना जब मनमोहन सिंह को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। तो अगर ऊपर से सैंक्शन लग गया होता नरसिम्हा राव के टाइम में तो और ज़्यादा दुर्गति हो जाती। अच्छा, गांधी, नेहरू और पटेल को डिफ्रेंशिएट करके जो है लोग देखते हैं जो है ये तो जैसे को प्रचार है ये। अच्छा, देखिए इसको इस ढंग से समझिए कि जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट कम था, बात सही है, किसी से कम लोग 1-2 आदमी सपोर्ट कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 11-12 आदमी सपोर्ट कर रहे हैं। आचार्य कृपलानी को भी 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आचार्य कृपलानी ने अपने को विड्रॉ कर लिया और उन्होंने ये कहा भी कि भाई गांधी चाहते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल से पूछा गया, उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। सरदार पटेल से पूछा गया, उन्होंने कहा हम भी जवाहरलाल को चाहते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब पॉइंट ये है कि गांधी जी चाहते हैं और सरदार पटेल चाहते हैं। तो गांधी जी चाहते हैं तो सब लोग चाहने लगे, सरदार पटेल भी चाहते हैं तो उनके भी समर्थक चाहने लगे। अगर गांधी जी और सरदार पटेल न कहे होते कि हम जवाहरलाल को चाहते हैं तो जवाहरलाल ज़बरदस्ती बन रहे थे। ये केवल को प्रचार ही तो है ना। जवाहरलाल के खिलाफ रोज चूक की गलती से, अरे देश का पार्टीशन हुआ कि जवाहरलाल करवाया क्या? नरेंद्र मोदी नहीं थे जवाहरलाल में। नरेंद्र मोदी को जवाहरलाल बनने में बहुत टाइम लगेगा। जवाहरलाल नेहरू को जो भारत मिला था वो भारत अगर नरेंद्र मोदी या भाजपा के लोगों को मिलता तो नीतीश कुमार ने सही है कहा कि वो वापस कर देते आज़ादी, क्या हो तुम ही लोग चलाओ भाई, आज़ादी वापस हो जाती है। तो वो खाली कुछ लोगों को लेकर मैं लोगों का दिमाग दूषित कर दिया है। पढ़े लिखे, मुझे आश्चर्य होता है कांग्रेस, बहुत पढ़े लिखे लोग इतने भ्रष्टाचार, इतने झूठ को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। पेगासस स्पाईवेयर यूज करके लोगों की स्पाइंग कराई गई, इससे बड़ा गलत काम क्या हो सकता था? वाटर गेट स्कैंडल में निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। बिल्कुल, पेगासस की जांच सुप्रीम कोर्ट करवा रहा था और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में जो जस्टिस रविंद्रन की कमेटी बनी थी, रविंद्रन को माना जाता है मोस्ट ऑनेस्ट जज, रिटायर्ड जज, उनकी अध्यक्षता में उन कमेटी की रिपोर्ट आप जानते हैं क्या है? सरकार ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं की। इसका जवाब दें ना मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह एंड ऑल दीज लीडर्स, व्हाई आर दे नॉट गिविंग रिप्लाई टू दिस? अब कहते हैं हमको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया। राफेल डील में जो जो तमाशे हुए हैं उसकी जांच क्यों नहीं ठीक से हुई? अडानी के खिलाफ इतनी बातें आई, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? ये सब करके ये ईमानदार हैं, बाकी सब लोग बेईमान थे। आज आप देखिए ना, वो तमिलनाडु के एक मिनिस्टर को किस तरह से ईडी ने टार्चर किया, वो बेहोश हो गया, वो आईसीयू में भर्ती है। और इनके लोगों के खिलाफ कुछ भी हो रहा है, किसी की कोई जांच ही नहीं होती, बल्कि अपोजिशन में जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी जांच कर रहे हैं, अगर वो इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं तो सबकी जांच बंद हो जाएगी। यही नहीं प्रधानमंत्री हैं, ये जवाहरलाल और लाल बहादुर शास्त्री मुकाबला करेंगे। इंदिरा गांधी के बराबर का कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके ऊपर कहा जाता है इमरजेंसी लगा दिया, ये किया, वो किया। तो राजनीति में इतना बड़ा वेरिएशन जो है आखिर 1989 के बाद, ये राजनीतिक जो है क्या इसको मानते हैं? जैसे तुष्टीकरण और कट्टरता, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर 2 चीज़ की बात मैं करूं कि तुष्टीकरण और कट्टरता, यही सब है। ये 2 कारण जो है, कांग्रेस का जो पराभव था 1989 के बाद से कांग्रेस बिल्कुल एकदम जो है, उत्तर प्रदेश से तो पूरी तरह से एकदम का पराभव हो गया है। लेकिन जो फोर्सेज आई पहले उनको तो आप देखिए। मैं जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं मिस्टर मोदी को के प्रति मुझे था कि भाई ठीक है, इनको काम करने देना चाहिए, जो बन गए हैं देश की जनता ने चुनाव, लेकिन मैं इनका एक भाषण वाच कर रहा था। ये सरदार सरोवर बांध का बहुत सारे डैम नेहरू के टाइम में बने थे ना, बिल्कुल, भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी परियोजना, ये आपका जो भैंसा लोटन जो अब वाल्मीकि नगर का रहता है, सरदार सरोवर बांध का शिलान्यास किया जवाहरलाल नेहरू ने सन 1962। अच्छा, मरने के अपने डेथ के 2 साल पहले, ठीक, सरदार सरोवर, उस बात को तमाम तरह का अवरोध, उनकी तो डेथ हो गई, तमाम तरह का, और कभी एनजीओ वाले की आदिवासी हटाए जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी ज़मीन ली जा रही है, वो गाँव उजाड़ा जा रहा है, बहुत दिन तक लटका रहा। वर्ल्ड बैंक से पैसा, हिंदुस्तान पर पैसा खा, वर्ल्ड बैंक से पैसा भी नहीं आ पाता था, बहुत प्रॉब्लम की वजह से बाहर डिले होता चला गया। वो बन के तैयार हुआ है जब मिस्टर मोदी बने हैं प्राइम मिनिस्टर। अच्छा,
तो मोदी जी गए उसका उद्घाटन करने। टीवी पर एक उनका भाषण आ रहा था, तो मैं खड़ा हो गया सुनने के लिए। चाहता हूँ मोदी जी इसको सुने जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, पता नहीं उनके तक ये पहुँचेगी कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम खड़े हो गए सुनने लगे। तो जब सुनने लगे तो इन्होंने कहा इस बात का श्रेय जाता है 2 व्यक्तियों को। तो इन्होंने कहा सरदार पटेल, तो बिल्कुल सही। तो हमने सोचा दूसरा नाम डॉक्टर जवाहरलाल कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने उसका शिलान्यास किया। ये उस भाषण तो सुनिए, अगर वो भाषण मिल जाए तो 3-4 सेकंड का गैप है। ये सोच रहे हैं कि हम क्या बोलें, कौन सा दूसरा नाम। तो 3-4 सेकंड के बाद, सेकंड की सुई तो जल्दी 3 सेकंड पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सोच रहे थे ये क्यों टाइम मिल रहा है, दूसरा नाम भी बोलना चाहिए। बोल रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हो सकता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा हो कि बनना चाहिए, उसको कोई बुराई नहीं है बाबा साहब। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस आदमी ने उसका फाउंडेशन स्टोन उल्लेख किया, जिसको सरदार पटेल ने अपने सहमति से प्रधानमंत्री बनाया, उस आदमी का नाम, देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी थे अपने ज़माने की, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो नेहरू, नासिर, टीटू का नाम दिया जाता है, सारी चीज़ के फाउंडर और बहुत सारी चीज़ें भारत में मॉडर्न इंडिया के मेकर कहे जाते हैं। उस आदमी का नाम आपने जानबूझ कर उपयोग किया, नहीं लिया, ऐसा मुझे लगा। हम लोग क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, तो मुझे लगा कि मोदी जी को ऐसा तो नहीं करना चाहिए, उसको कहीं भी रेफरेंस देना चाहिए। इसका शिलान्यास है उन्होंने, भले 2 आदमी को श्रेय दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मेरे दिमाग में आ गई बात कि वो उन्होंने छोटापन लिखा दिया, छोटापन लिखा दिया। दूसरा मैंने क्या पकड़ा, 71 में, बात बड़ा विषयांतर हो जा रहा है। नहीं कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ सुझाव। 71 में जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई, पाकिस्तान डिसमेंबर हो गया, जो हिस्से में बट गया, बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश को भारत ने रिकॉग्नाइज किया, साथ में सोवियत यूनियन ने रिकॉग्नाइज कर दिया, बाद में दुनिया कई देशों ने रिकॉग्नाइज और एक देश के लिए। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी का रोल उसमें बड़ा मेजर था, क्योंकि जो रिफ्यूजीज आए हुए थे उनको खिलाना पिलाना और उनके लिए पूरे दुनिया में एक वातावरण बनाना, वहाँ पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी का भी सहयोग लिया था। आपको पता होगा, उन्होंने अपना विशेष दूत बना करके पूरे दुनिया के तमाम देशों में भेजा था, सब कुछ किया था। और उस वार में पाकिस्तान के जो 2 हिस्से हुए, नया देश बना, दुनिया का इतिहास दोनों बदला, सारी चीज़। ये उसकी जो 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो उसमें आप देखिएगा इंदिरा जी का एक बार नामे नहीं दिए। अच्छा, इससे इनकी महानता अपने आप प्रदर्शित हो जाती है, इसमें कुछ करने के लिए। तो ये क्या है, राजनीतिक कट्टरता इसको कहेंगे या इतना द्वेष, इतनी घृणा लोगों, तुष्टिकरण इसमें भी कहीं शामिल है? तुष्टिकरण क्या, आज जो काम ये कर रहे हो तुष्टिकरण नहीं है क्या? जब इस देश के आज सब हर नागरिक समान है, तो सबके साथ समानता व्यवहार करो। राम जी का नाम लेते थे, वो तो समदृष्टि के सबसे बड़े उदाहरण। भगवान का सबसे बड़ा कैरेक्टर है समदृष्टि, कर्म का फल जो। और आप उन्हीं, भगवान तो ये कहते हैं, रामचरितमानस की लाइन है कि धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण। और दूसरी बात क्या कहा भगवान, संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोट सम दारुण दाहू। ये बात गीता में भगवान श्री कृष्ण का, जब उनको समझा रहे हैं अर्जुन को, तो कह रहे हैं कि तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति है। अच्छा। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर। अध्याय 2 34वां श्लोक में पढ़िए। यही बात भगवान राम यहाँ कह रहे हैं, संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोट सम दारुण दाहू। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपजस का हो जाना, अपजस होना, ये करोड़ों बार मरने के समान कष्टकारी होता है। तो राम और कृष्ण दोनों की, और राम और कृष्ण की बात कर रहे हो, रोज़ उनका मंदिर बनाने की बात कर रहे हो, उनकी किसी आदत का पालन नहीं करोगे, तो उसका मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ ले जाना चाहते हो? लोगों को भ्रमित कर लियो। हमें सबसे बड़ा कष्ट होता है पढ़े लिखे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को। आज देख रहे हैं आप किस तरह के आरोप लोगों पर लग रहे हैं। भाजपा के नेताओं पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उनकी कोई जांच नहीं की जा रही है, बाकी दूसरी सारी पार्टियों में किया जा रहा है। ठीक है, पार्टी के लोग अगर भ्रष्ट हैं, गलत हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कोई रोक नहीं रहा है। बिल्कुल। लेकिन इनको भी तो करो, समदृष्टि रखो, राजा हो, राम की बात करते हो, राम के कुछ गुणों को। आप जिस गोरखपुर के सांसद रहे, उसी गोरखपुर के आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पूरे प्रदेश में डंका बजा रहे हैं। जैसा डंका बज रहा है वो समय देख रहा हूँ। क्या
प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप कैसे देखते? वही मानसिकता है जो यहाँ पर महिलाओं पर कितना अत्याचार लगातार होते जा रहे हैं। आप देखें अयोध्या में ही जब से सरकार बनी दोबारा, तब से 2 बार महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं का जिक्र हुआ है। आप कहते हैं सारी माफिया दूर हो रही, जिस तरह से माफिया दूर हो रहे हैं, जिस तरह से कोई कोर्ट में मारा जा रहा है, कोई अस्पताल जाने से समय वहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, ये सब कराने की क्या जरूरत है? वहाँ पर कोई जाकर के किसी को मार रहा है, कोई कानून का शासन है, कोई व्यवस्था रह गई है। सन्यासी को तो किसी भी, यहाँ तक कि भगवान ने तो गीता में यहाँ तक कह दिया संकल्प रहित होना चाहिए। कोई संकल्प, हाँ, उसमें आया कि अरोसड़ो समलो स्टास्म कांचनम प्रणीसो को गत संधि विग्रह बिल्कुल पूरा का पूरा। और रामचरितमानस में भी उस तरह की सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो जो राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, युवा नेतृत्व, ये कितना कारगर साबित होगा 2024 में? देखिए, तो आने वाला समय बताएगा, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी को अभी अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने के लिए अपने व्यक्तित्व में और ज़्यादा मतलब एक तरह का इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। हाँ, अभी जो इन्होंने यात्रा वगैरह की है उससे इनकी साख थोड़ी बढ़ी है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन जो चैलेंजेस देश के सामने हैं उसका मुकाबला करने के लिए जिस व्यक्तित्व और जिस प्रकार के संगठन की ज़रूरत है, वो अभी दोनों मामले में अभी उसकी कमी दिखाई दे रही है। अच्छा, संगठन भी सही स्थिति में नहीं है। तो आप लोग वरिष्ठ लीडर हैं, मान लीजिए कांग्रेस के, जो है तो सुझाव आप लोगों को देना होता है। आपको मैं बताऊं, ईमानदारी बात यह है कि मैं इस समय किसी पार्टी का सदस्य नहीं, कांग्रेस का भी सदस्य नहीं। अच्छा, लेकिन मैं किसी पार्टी का सदस्य न होने के नाते, क्योंकि मानसिकता मेरी जो लोकतंत्र, समाजवाद और जो धर्मनिरपेक्षता जिसे आप कहते हैं, सब बिल्कुल बिल्कुल सर्वधर्म समभाव कहा जाता है, वो मेरी मानसिकता है। भाजपा की वर्तमान गतिविधियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं। नाथूराम गोडसे को कोई बहुत बड़ा देशभक्त बताता है, कोई नाथूराम गोडसे की का मंदिर बनाने की बात करता है। आपको मैं बताऊं, हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, उसके भाषणों को ज़रा साफ सुन लीजिए। एक गेरुआ वस्त्र धारण करके इस तरह का भाषण करना कि एक साथ हथियार उठा लो, किताबें रख दो, हथियार उठा लो, एक साथ 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दो, ये सारी भाषण। तो कट्टरता का स्थान राजनीति में कतई नहीं है। लोकतंत्र की राजनीति तो हो ही नहीं सकता। जैसे अपराध का जो प्रवेश है राजनीति में, जो वर्तमान परिस्थिति है, इस वर्तमान परिस्थिति में कैसे इस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, या फिर इस पर किसकी कोई संभावना नहीं है? देखिए, ये इतना बिगड़ चुका है कि इस पर कई बार सर्वदलीय बैठकें आयोजित करने की कोशिश की। जनता को ये लगने लगा कि अपराधी ज़्यादा इफेक्टिव है। वो क्यों लगा? सीधा आदमी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। नहीं, हाँ, उसको ये लगने लगा कि इसके लिए अब देखिए यहाँ ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार हो गई। जनता के दिमाग में चला गया कि ज़्यादा इफेक्टिव तो वही है जो गरिया करके और डंडा का डर दिखा करके काम करा रहा है। तो लोगों को लगा कि ज़्यादा इफेक्टिव ही होगा, इसी को चुनो, काम तो इससे होगा। तो ब्यूरोक्रेसी को अगर सुधार दिया जाए तो अब राजनीति का प्राधिकरण जो है, देखिए, अब ये बहुत बड़ा विशेष सर्किल बन गया। इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर के लेवल का आदमी इस पर पूरा कैंपेन चलाएगा। अब जो प्राइम मिनिस्टर खुद आरोप लग रहा है कि सच नहीं बोल रहे हैं, तो आप क्या करिए? धर्म और राजनीति को कितना जो है समीप मान, और राजनीति को जो कर्मकांड का धर्म है उसको अगर मिला दिया जाएगा राजनीति से, तो उससे देश में तरह तरह का विग्रह पैदा होगा, जो आज हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। बिल्कुल। और गांधी ने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट नहीं किया था। जब बीच में एक बार स्थिति देश में पैदा हुई थी कि लोग लगे थे क्रिटिसाइज करने अम्बेडकराइट्स और गांधी, जो अम्बेडकराइट्स से कुछ वो गांधी जी के खिलाफ बोलने लगे थे, तो मैंने कांग्रेस की मीटिंग में, यूपीसीसी में मीटिंग हुई थी, जितेंद्र प्रसाद जी थे उस समय, तो मैं उस मीटिंग में एक बात कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर घोषित बुद्धिस्ट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। गांधी जी अघोषित बुद्धिस्ट थे, क्योंकि वो इन 5 सिद्धांतों को मानते थे। जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह की जो बात आपने कहा कि अगर ये आप धारण करके चलते हैं तब तो ये श्रेष्ठ है। और सबसे बड़ा सत्य है, सत्य पहले आता है, सत्य पहले, और उसी का तिरस्कार है, उसी का बहिष्कार है।
मैं कभी नकल उकल नहीं करता था। ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं हाई स्कूल से अब तक तो 12 फर्स्ट क्लास मेरा एकेडमिक करियर रहा है। शुरुआती स्टेज में नकल किया 6, 7, 8 लोग। एक हमारे टीचर थे, हिंदी पढ़ाते थे, प्रोफेसर जगदीश नारायण दुबे। वो एक बार कबीरदास जी की कविता का अर्थ पढ़ा रहे थे, मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। वही हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। वो सत्य पर कबीरदास जी के वो पद्य का विश्लेषण कर रहे थे और पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो जो उन्होंने पढ़ाया और सत्य के बारे में बताया, उसी दिन मैंने संकल्प किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा, यह एक बहुत बड़ा संकल्प था। मैं नहीं जानता कि उसके बाद मैं कितनी बार झूठ बोला। अब मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे आप बता देना कि झूठ बोलूँ। कोई चीज़ गैर जानकारी में हम कुछ कह रहे हों, वो सेकेंडरी चीज़ है। झूठ बोलना उसे कहते हैं जो डेलिबरेटली बोला जाता है। हमको ये बोलना है, सच हमें नहीं बताना है। उस तरह का झूठ मैंने बोला है या नहीं बोला है, मैं दूसरों से चाहूँगा को हमें बताएं। मैं उसका देता हूँ कि मुझे बता दीजिएगा तो हम बाद में सुधार कर देंगे। वो जो मैंने संकल्प लिया, उसका नतीजा क्या हुआ कि इंजीनियरिंग में मैं अपना एक ड्राइंग का पेपर था, बगल में एक लड़का था गुजरात का, अपना दोस्त था, भरत पटेल नाम था, वो बना रहा था। एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाना था। अब इंजीनियरिंग डिज़ाइन तो आप जानते हैं सब मैथमेटिकल चीज़ होती है सर। तो हम कर रहे थे, हम कुछ गलत कर रहे थे। तो पटेल ने हमसे कहा कि हरकेश तुम गलत कर रहे हो, इसको जब मेरा देख लो। मैंने कहा यार अब हम देखेंगे नहीं, तो मुझे आ रहा है वही बना। हम वही बना, नंबर मुझे कम मिला। मतलब ये जो आपके अंदर धारणा आपके गुरुजी की आ गई, उनकी वजह तो यही तो जैसे पतंजलि योग दर्शन में यम और नियम को जो धर्म के रूप में परिभाषित किया पतंजलि जी ने, तो उसमें तो यही तो है। यम में है कि अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। सही बात। और नियम में आया है कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना, नियमा। तो हमने एक चीज़ का जो अनुष्ठान किया, भगवान की कृपा से बहुत हद तक मुझे लगता है निभा है। सत्य को आपने निभ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत। इसीलिए हो सकता है मैं गलत बात कर भी रहा हूँ, करूँ भी आगे, लेकिन मैं चाहता हूँ लोग मुझे बता दें, वो हिचके नहीं, तुरंत बताएं कि ये गलत बात है, आपने गलत कहा। मैं डेलिबरेटली नहीं कहूँगा, जो बातें कह रहा हूँ कोई डेलिबरेटली नहीं करने की कोशिश, जो मुझे समझ नहीं आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। भगवान ने कर्म योग, सांख्य योग और भक्ति योग तीनों का वर्णन इसमें कर दिया और बिल्कुल, और सारे उपनिषदों पे शास्त्र सबका निचोड़ कर दिया है। तो हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि सांख्य योग के जरिए हमारे जैसा अज्ञानी व्यक्ति उस स्तर तक नहीं जा सकता, क्यों उसके चक्कर में पड़ा। इसलिए हम सबसे ज़्यादा भक्ति योग पर ही ध्यान देते हैं। उससे संबंधित जो बातें भगवान ने कही हैं उस पर ही मेरा टोटल कंसंट्रेशन है। भगवान अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं। अभी ये अध्याय 11 में सब कुछ अर्जुन ने देख लिया सारा। अर्जुन को एक कहना भी पड़ा कि दंष्टा करारान चौथे मुखान दिष्टैव काला नट सन्निभान दिशो न जाने न रवि शर्मा प्रसिद्ध देवी। ये सारी बात बहुत ये कहते हुए मैं भावुक हो जाता हूँ। कई ऐसी ऐसी कहा है कि उनके स्वरूप को देख कर कोई भी भावुक हो जाएगा, कोई भी भावुक हो जाएगा। हम तो खाली सब सुन के पढ़ करके हो जाते हैं। तो अर्जुन ने सब कुछ कहा। लास्ट में जब वो भयभीत हो गए तो कहा कि प्रभु मैं आपका शांत स्वरूप देखना चाहता हूँ, आपका वो चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ, क्योंकि इससे तो ये विकराल स्वरूप को देखकर मैं काँप रहा हूँ, मेरी स्थिति संभालने की योग्य नहीं। तो भगवान इसमें जो 4 आखिरी श्लोक हैं, मैं केवल उसी तक कंसंट्रेट करूँगा। बिल्कुल। भगवान ने जो और बातें कही हैं वो बड़ी विलक्षण बातें हैं गीता में। क्यों मैंने कहा ना, मैं भक्ति ऊपर ही ज़्यादा अपने को रखता हूँ। भगवान ने कहा चतुर्भुज रूप दिखाया, उसको देख कर अर्जुन ने कहा मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा सुदुर्दर्श मिदम रूपम दृष्टवानस्य देवाप्यस रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षी। मेरा जो चतुर्भुज रूप तुम देख रहे हो, इसके दर्शन इसका दर्शन सुदुर्दर्श है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। ये अर्थ है इस श्लोक का। बिल्कुल। देवता भी चाहते हैं, होता है नहीं है दर्शन। अच्छा, उसके बाद अगला कह रहे हैं ना हम वेदैर्न तपसा न दाने न चेजे सकेवम विधो दृष्टवान स्मान। जिस प्रकार चतुर्भुज रूप में मुझे तुम देख रहे हो,
इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों के अध्ययन से, न दान से, न यज्ञ से, न तप से, किसी से नहीं देखा। तपस्या भी करके मर जाने नहीं देखा। फिर आगे क्या करना, भक्त्या तनन्या शक्य अहमेवं विधोर्यं ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्व प्रवेष्टुम च परम। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज वाला रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने जाने के लिए भी शक्य हुआ। मेरा भाई को कहते हैं भगवान की मूर्ति में प्रवेश कर गई थी भगवान, लेकिन इसमें कहा कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं चतुर्भुज रूप में देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और प्रवेश कर जाने के लिए भी शक्य हुआ, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए मैं शक्य। अच्छा, वो आखिरी, लेकिन अनन्य भक्ति क्या है ये सुन लें सारे जो भगवान के भक्त लोग हैं, अब उपद्रव मचाए हैं देश भर में, उनके लिए विशेष है। आखिरी श्लोक है अध्याय 11 का, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह सब मामेति पानी। अनन्य भक्त है कौन? जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष ही मुझे प्राप्त कर सकता है, प्राप्त करता है। बिल्कुल ये बिल्कुल, भगवान का खुद का अपना का स्टेटमेंट है। और भक्ति को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया, और इसके लिए उन्होंने कई जगह बोला, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। ये सारी चीज़ें भगवान ने कई बार बोला। बिल्कुल। उसमें गीता में वो जो अध्याय 7 का 14वां श्लोक का भगवान यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरी भक्ति के बिना या जब तक वो तब तक लोगों का उद्धार भी नहीं होगा। इसके लिए भी वो कल जो मैंने अपने श्लोक में देखे स्लिप कर रहा श्लोक, और लास्ट में तो जाके अर्जुन को सब बात कह करके लास्ट में ही कही दिया। आप उसको सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम्, उसके पहले वाला भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, 63 से 66 तक पढ़िए। अच्छा, 63 में भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैंने तुमको सब बातें बता दी, इसलिए विचार करके जो उचित समझते हो करो। तो जैसे आप किसी को 2 घंटा समझाना है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या भाई कुल बात बता देने जो तो समझ में आता रहा, जो समझ कर वही बात है। लेकिन भगवान एग्जैक्टली तुरंत आकर के आगे के श्लोक में तुरंत कह देते हैं कि फिर संभालते हैं कि मेरा मित्र है और बहुत परम प्रिय। कहते कि तुम मेरे परम प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही गुप्त बात बता रहा हूँ। मतलब जो मैं सबको नहीं बताता हूँ, तुम्हें बता दे रहा हूँ असली क्या है। अभी तक तुमने बहुत बताया, आप सब लोग पढ़े समझे। ये इमम परम गोयम मद भक्ते सब करके है ना, कहते मन मना भव, मन मना भव, 65 मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्ते माम वैश्य सत्यम के प्रति जाने प्रवेश में। 66 है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम। इसलिए भगवान ने सब कुछ कह करके अंत में यही 2 गीता में कह दिया कि यही करो, मेरे मन वाला बनो। बहुत लंबी बातचीत हुई हम लोगों की, फिर हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। आपने बिल्कुल अपने जीवन वृत्त से ले करके और जो आपका राजनीतिक जीवन रहा, धर्म और अध्यात्म पर भी आपने बेहतर हमारे दर्शकों को जानकारी दिया है। तो अब मैं कार्यक्रम को समेटूंगा। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हरकेश बहादुर जी ने, मतलब अब ज्ञान के रत्नदीप के रूप में अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप ज्ञान के भंडार हैं। आप के सामीप्य में, आपके सानिध्य में रह करके बेहतर तरीके से धर्म, इतिहास और दर्शन, इन तीनों का प्रशिक्षण लिया जा सकता है। आपने कार्यक्रम देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरकेश जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमसे बातचीत किया, हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर जानकारी आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।